सुहानी हमेशा से ही घर के बाहर के काम में माहिर थी और हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश में लगी रहती थी। वहीं सुहानी की सास कमला एक नंबर की चंट औरत थी। एक दिन सुबह सुबह बहू जब कमरे से तैयार होकर बाहर आती है, माँ जी ये लीजिए आपकी चाय और पानी गर्म हो गया है, नहा लीजिए। हाँ बहू, बहू तूने ये कान में क्या पहना है? ये झुमका, ये तो मेरी नानी का है माँ जी। मम्मी ने शादी के समय दिया था। आज जैसे ही पहनने का मन किया तो पहन ली। तेरा ना नसीब बहुत अच्छा है बहू। मायके ससुराल का सामान तो मिलता ही है, ननिहाल वालों का भी सामान मिलता है। वाह। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मा अकेली थी ना नाना नानी की, बस इसीलिए। अच्छा अच्छा। वैसे बहू तेरे पास ना तीन चार झुमके तो होंगे ही सोने के। ये वाला मुझे दे देना। वो क्या है ना, मेरा झुमका टूट गया है, सुनार को बनवाने दिया है। और ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, बस इसीलिए। बेचारी सुहानी अब सास को मना करे तो कैसे करे। ये तो मेरी नानी का है। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, जब तक आपका झुमका नहीं आ जाता तब तक आप इसे पहन सकती हो। जिसके बाद सुहानी अपना झुमका उतार कर सास को दे देती है। वहीं लालची सास बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही एक शाम, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे बॉस के घर पार्टी है। और सुनो, वो ब्लू वाली साड़ी पहनना, वो तुम पे खूब जचती है। अच्छा ठीक है। जिसके बाद सुहानी साड़ी कबर्ड से निकालकर बेड पर रखकर तैयार होने चली जाती है। वहीं सास ससुर भी कहीं जा रहे होते हैं। जाके सुहानी से लिपस्टिक मांग लेती हूँ लगाने को, उसकी लिपस्टिक के कलर काफी बढ़िया होते हैं। जिसके बाद सास सुहानी के कमरे में आती है। सुहानी बेटा, कहाँ है? सास को वहां सुहानी तो नहीं दिखती, लेकिन बेड पर सुहानी की सुंदर सी ब्लू कलर की साड़ी दिख जाती है। वाह वाह वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। मेरे पास तो एक भी ढंग की साड़ी नहीं है, क्यों ना मैं आज यही साड़ी पहन के चली जाऊं। जिसके बाद सास बहू की साड़ी तो लेके जाती है, साथ में मेकअप का सामान भी। और जब बहू वॉशरूम से बाहर आती है तो अपनी साड़ी गायब देखकर काफी परेशान हो जाती है। पक्का ये माँ जी का ही काम होगा, पर पूछ के तो ले जाना चाहिए था। मैं क्या पहनूं? अब जो हो गया सो हो गया, कोई दूसरी साड़ी पहनकर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। जब बहू तैयार होने के लिए जाती है तो देखती है कि उसका आधा मेकअप का सामान भी गायब है। अब इसका क्या करूं मैं? माँ जी सच में लेके गई होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो तो मेकअप यूज भी नहीं करती है। और नंदिनी के पास तो खुद मुझसे भी अच्छा सामान है, वो मेरा सामान क्यों ले जाएगी? अभी किसी से पूछना भी ठीक नहीं है, वरना मैं ही बुरी बन जाऊंगी। इसके बाद बहू एकदम सिंपल सी तैयार हो जाती है। वहीं जब राहुल सुहानी को पिक करने आता है। सुहानी, मैंने तुम्हें ब्लू साड़ी पहनकर मेकअप करने को कहा था ना, ये तुम कैसी तैयार होकर आई हो? मेरी ब्लू वाली साड़ी मिल ही नहीं रही है और मेरा मेकअप भी गायब है। कुछ संभाला जाता है क्या तुमसे? अभी तुम्हें ऐसे लेके जाऊंगा तो लोग कितना मजाक उड़ाएंगे मेरा। तुम यही रहो, मैं जा रहा हूँ। और राहुल सच में अकेले ही बॉस के घर पार्टी में चला जाता है। जिसके बाद सुहानी बहुत उदास हो जाती है। वहीं अगले दिन, माँ जी मैं मार्केट जा रही हूँ घर का सामान लाने, 2 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है बहू। जिसके बाद सुहानी मार्केट चली जाती है और सुहानी के पीछे सास उसके कमरे में। आखिर क्या क्या रखा है महारानी ने अलमारी में, जरा देखो तो। और सासू माँ अलमारी खोलकर बहू का सामान देखने लगती हैं। ये साड़ी और ये ज्वेलरी कितनी सुंदर है, इसके पास तो सैंडल्स के भी अच्छे कलेक्शन है। मेरी जवानी में तो मुझे ये सब नसीब ही नहीं हुआ, इनको बोलो तो आज भी ना नसीब हो। और यहाँ मेरी बहू को देखो, मेरे बेटे से अपने सारे शौक पूरे करवा रही है, मैं ही ले जाती हूँ सब। जिसके बाद कमला जी बहू की सैंडल साड़ी और ज्वेलरी लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं जब बहू घर आती है और अपने कमरे में अपना सामान नहीं पाती। माँ जी, मेरी अलमारी से कुछ साड़ी और सैंडल्स गायब है। अरे बहू, मैं क्या जानू तेरी साड़ी और सैंडल, अब बुढ़ापे में मुझे 7 इंच की सैंडल थोड़ी ना जचेगी। सही बात है, आप तो पैरों के नीचे खूंटी लगाकर चलती हो ना। क्या कहा बहू तूने? कुछ नहीं माँ जी, मैं ये सोच रही थी कि घर में तो कोई रहता भी नहीं,
आखिर मेरा सामान कौन ले गया? कमरे की खिड़की ना बंद रखा कर। शायद चोर आ गया होगा खिड़की से, या तो पड़ोसन चुरा कर ले गई होगी। लेकिन हमारी पड़ोसन कम्मो ऐसी नहीं है, उसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। तो वो बेचारी क्यों हमारा सामान ले जाएगी माँ जी? यही तो तेरी गलत फहमी है बहू। कम्मो कितनी सयानी है तुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ उसे अच्छे से। अरे मेरे घर का तो चम्मच भी नहीं छोड़ती थी वो। हाँ, कम्मो आंटी ने बताया था। आपने एक बार उन्हें हलवा दिया था और चम्मच उनके घर में रह गया था। फिर आप बोली कि जाने दो, एक चम्मच से क्या होता है। कम्मो, रख ले तू ही। आपने वो चम्मच उन्हें खुद से दिया था ना, जिसका ताना आप अब तक उन्हें मारती हो। तुझे उस कम्मो की बात पर बड़ा भरोसा है, मेरी बात पर भरोसा नहीं। लेकिन ये बात तो मुझे रघु जी ने बताई, कम्मो आंटी ने नहीं। बेचारी सास शर्म से पानी पानी हो जाती है। अब उसे क्या पता, आजकल मेरे बच्चे मुझे ही सिखाते हैं। हम्म, वही ऐसे ही एक बार बहू की माँ घर पर आती है। कैसी है मम्मी? बहुत अच्छे बेटा, तू कैसी है? मैं भी फर्स्ट क्लास। आप बिना बताए ऐसे अचानक आ गई यहाँ? हाँ, बस मार्केट में आई थी तो कुछ सामान अच्छा लगा, बस तेरे लिए ले लिया। वही देने आई हूँ। आपकी आदत नहीं जाएगी। दिखाओ क्या लाई हो माँ। ये ले बेटा, इतना सारा सामान। थैंक यू सो मच मम्मी। चल अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है ना। अरे समधन जी, कुछ चाय पानी तो करके जाइए। नहीं नहीं बहन जी, किसी और दिन हाँ। इसके बाद बहू की माँ वहां से चली जाती है। वही सास बहू की माँ के लाए हुए गिफ्ट देखकर हैरान हो जाती है। इसमें से एक दो चुरा ही लूं तब बहू को क्या ही पता चलेगा। वहीं जब बहू किसी काम से बाहर गई होती है तो सास बहू के कमरे में जाकर उसकी माँ के लाए हुए गिफ्ट्स को सारा दिन खोलकर देखने लगती है। जिसमें किसी में ढेर सारे कपड़े, तो किसी में सोने चांदी की ज्वेलरी, तो किसी बॉक्स में खाने पीने के लिए ढेर सारी मिठाई और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। इसकी माँ तो काफी अमीर है, मैं तो सब लेके जा रही हूँ अब। जिसके बाद सास बहू का सारा सामान निकाल कर गिफ्ट को वैसे ही पैक करके रख देती है जिस तरह वो आए थे, ताकि जब बहू गिफ्ट बॉक्स खोले तो उसको लगे कि बॉक्स खाली है। वहीं जब बहू घर आती है, देखो जी, मेरी मम्मी आई थी आज और कितने सारे गिफ्ट्स लेकर आई है। इतने गिफ्ट्स तो कभी आपकी माँ ने आपको भी नहीं दिए होंगे। तुम अपनी माँ की लाडली हो, मैं नहीं हूँ इसीलिए। थोड़ी तो जलन दिखाया करो पति देव। अपनी बीवी से चलूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। अच्छा चलो, अब ये गिफ्ट्स ना अनबॉक्स करने में हेल्प करो अब। जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं। यार ये क्या मजाक है, ये डिब्बा तो खाली है। शायद दुकानदार ने गलती से खाली डिब्बा ही पैक करके दे दिया होगा। दूसरा देखो ना। अरे ये क्या, ये भी खाली है। जिसके बाद दोनों जल्दी जल्दी सारे डिब्बे अनबॉक्स करते हैं और सब खाली निकलते हैं। अरे गिफ्ट्स नहीं लाना था तो ना लाती सासू माँ, किसी ने कहा थोड़ी ना था कि गिफ्ट्स लाइए। लेकिन ऐसे प्रैंक कौन करता है, इससे अच्छी तो मेरी माँ ही है, कुछ नहीं लाती लेकिन ऐसी हरकत तो नहीं करती। वो तो मैं ही जानती हूँ सासू माँ कैसी है। मेरी मम्मी ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगी। पक्का ये भी सासू माँ का काम होगा। लेकिन सासू माँ, अब और नहीं, मुझे कोई चक्कर चलाना ही पड़ेगा। अब सास को सबक सिखाने के लिए बहू के मन में भी कोई खुराफात चल रही थी। वहीं एक शाम बहू भी अब ननंद के कमरे में आकर उसका सामान लेकर चली जाती है। ननंद घर आती है। माँ, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम वो मेरी रेड वाली साड़ी निकाल कर रख दो। ठीक है बेटा, तू जा। जिसके बाद बहू ननंद के कमरे में आती है और उसकी साड़ी उठाकर ले जाती है। माँ, मैंने आपसे एक काम कहा था, वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे रखी तो थी यहीं पर, कहाँ चली गई तेरी साड़ी? मेरी साड़ी मुझे पहनने ही नहीं देनी थी तो मुझे दिलाई क्यों? वैसे भी अब ये बहाने मत बनाओ। मुझे अच्छे से पता है आपको मेरे अच्छे कपड़े पसंद नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मैं जब अच्छे कपड़े पहनूं आपको वो पसंद भी नहीं आता। रहने दो, आप जाओ यहाँ से। अरे भाभी सुना आपने, माँ जी आज फरमान सुना कर गई है कि आज उन्हें छोले भटूरे, रायता, सलाद और खीर चाहिए। अरे कोई तुक भी होता है या नहीं? रोज रोज इतना हैवी खाना बनाने में भी दिक्कत और खाने में भी दिक्कत। अरे छोड़ ना, तुझे तो पता ही है ये मम्मी जी की आदत है, उन्हें खुद से कुछ करना भी तो नहीं होता ना, बस मुंह से ऑर्डर ही तो चलाना है। ऑर्डर दो और उनकी पसंदीदा डिश बनकर टेबल पर तैयार। पता नहीं मैंने किस मनहूस घड़ी में शादी के समय उन्हें बता दिया कि मुझे तरह तरह के डिशेस बनाने का शौक है।
बस उस दिन का दिन था और आज का दिन है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन रसोई से बाहर निकलने का मुहूर्त ही नहीं लगता। अरे कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, बल्कि रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी लग गई है। पता नहीं भाभी आपने कैसे इतने साल ये सब झेला है। मैं तो ये सब नहीं झेलने वाली। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। भाभी आपको पता है, मुझे बिग बॉस देखने का कितना शौक है। अरे उसमें इतने बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं ना, और हम यहाँ दिन भर पराठे और छोले बनाते रहते हैं। अरे दुनिया में क्या चल रहा है वो सब भी जानने का हक है कि नहीं हमें। मैं तो अपने सीरियल ही नहीं देख पाती। अक्सर खाना बनाने के चक्कर में मेरे एपिसोड छूट जाते हैं। हमारी तो किस्मत में ही नहीं है कोई सीरियल देख पाना। अगले दिन, भाभी मम्मी जी कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? हाँ शायद कहीं गई हुई है। अच्छा भाभी अभी तो खाना बनाने में टाइम है, आओ ना, तब तक हम लोग अपना सीरियल देखते हैं। मेरा तो कई दिन का बिग बॉस छूटा हुआ है, चलो वही देखते हैं। उसके बाद आपका अनुपमा और इमली लगा देंगे। सिया और प्रिया टीवी पर बिग बॉस लगाकर उसे देखने के लिए बैठती हैं। बिग बॉस के मसालेदार एपिसोड देखते देखते सिया और प्रिया ये बात भूल ही जाती हैं कि उन्हें अभी खाना भी बनाना है। अरे भाभी ब्लंडर हो गया हम दोनों से। 11 बजने वाले हैं और हमने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। आज तो मम्मी जी हम दोनों को नहीं छोड़ने वाली। पहले ही वो हमारे किसी काम से खुश नहीं रहती। ऐसा करते हैं बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, किसी को क्या पता लगने वाला है। कह देंगे हमने बनाया है। ठीक है भाभी मैं ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन भाभी प्लीज आधे पैसे आपको देने होंगे। हाँ अरे ठीक है ना मैं दे दूंगी। तू ऑर्डर तो कर पहले, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी जी तब तक वापस आ जाए और हमारी सारी पोल खुल जाए। अगर मम्मी जी को जरा सी भी भनक लग गई ना कि टीवी देखने के चक्कर में हमने खाना नहीं बनाया, तो टीवी में से वाईफाई का कनेक्शन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक कह रही हो भाभी आप, चिंता मत करो, खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है। आधे घंटे में खाना आ जाएगा। मम्मी जी 2 बजे आने वाली हैं। मम्मी जी के आने से पहले सारा खाना टेबल पर लग चुका होगा। सलाद और रायता हम घर पर तैयार कर लेते हैं। सिया और प्रिया जल्दी जल्दी सलाद काटती हैं और रायता बनाकर टेबल पर लगा देती हैं। लेकिन उनकी फूटी किस्मत, जिस समय सासू माँ उर्मिला घर लौट रही थी, ठीक उसी समय खाना डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय घर पर पहुंच जाता है। कौन है भाई तू, क्या लेकर आया है? माता जी किसी ने आपके यहाँ से फूड ऑर्डर किया था, बस वही पहुंचाने आया हूँ। क्या, खाना ऑर्डर किया था? अरे इन दोनों निकम्मियों के हाथ में कौन सा जंग लग गया है जो इन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। अभी खबर लेती हूँ दोनों की। प्रिया, रिया, इधर आना जरा। लगता है आज तो गई भैंस पानी में। मम्मी जी को सब पता चल गया। मैंने तुझे कहा था ना खाना जल्दी ऑर्डर कर ले, मम्मी जी के आने से पहले खाना आ जाना चाहिए। अरे पर मुझे क्या पता था भाभी आज मम्मी जी जल्दी आ जाएंगी। हमारी तो किस्मत ही खराब है। भगवान भी हमारे जैसे मासूम लोगों का साथ नहीं देते। सिया, प्रिया, मैंने कहा बाहर आओ दोनों के दोनों। क्या तमाशा चल रहा है इस घर में? अरे मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर क्या चली गई, तुम दोनों ने आज खाना ही नहीं बनाया। काम चोरी की हद पार कर रखी है तुम दोनों ने। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आपको तो पता है हम दोनों रोज ही खुशी खुशी खाना बनाते हैं। लेकिन आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि बेचारी सिया अकेले कब तक खाना बनाती रहेगी, तो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। हाँ हाँ बेटा, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, इसलिए तुम दोनों ने जाकर पेड़ पर से पैसे तोड़े और फटाफट खाना ऑर्डर कर लिया। सही कहा ना मैंने? अरे मैं पूछती हूँ, जब तक घर में सब्जी भाजी राशन सब लाकर रखा है तो खाना बाहर से क्यों आएगा? और मुझे तो तू कहीं से भी बीमार नहीं दिख रही, अच्छी खासी हट्टी कट्टी है। आज तो तुमने बाहर से खाना मंगा लिया, लेकिन आज के बाद मैं ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। सासू माँ से झाड़ खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई की तरफ चल देती हैं। अरे भाभी खुद तो मम्मी जी दिन भर टीवी पर बैठकर सीरियल देखती हैं, और हम दोनों ने आज जरा टीवी क्या देख लिया, पूरे घर में भौचाल ही आ गया जैसे। अरे हम इंसान नहीं है क्या भाभी? हमारा भी तो मन कर सकता है ना कि कभी हम भी अपनी पसंद का शो देख लें। क्या हमारी सारी जिंदगी रसोई में रोटी बेलने में ही गुजर जाएगी? अरे हम इंसान थोड़ी ना है, हम तो रोटी बनाने वाली मशीन है, मशीन। ये सारी बातें सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। देख लिया ना आज टीवी देखने का अंजाम क्या हुआ। भाभी इस तरह तो हम कोलू की बैल बनकर रह जाएंगे। अब बस बहुत हो गया।
मैंने सोच लिया है, अपनी सारी ज़िंदगी मैं इस रसोई में खड़े होकर रोटी बेलने में नहीं गुज़ारूँगी। तो? क्या करेगी तू? खाना बनाना ही छोड़ देगी क्या? नहीं, खाना बनाना नहीं छोड़ूँगी लेकिन दिमाग से काम लूँगी, तो खाना भी बन जाएगा और हमारे पास समय भी बच जाएगा। वो कैसे? देखो भाभी, माँ जी हमें जानबूझकर रोज़ाना छोले, भटूरे, पूरी, राजमा बनाने को कहती हैं, ताकि हम पूरा दिन रसोई में खपते रहें। लेकिन इसकी जगह अगर हम सिंपल और जल्दी बनने वाला खाना बनाएँ, जैसे कि दाल-चावल, खिचड़ी, पोहा, तो हमारा काम आधे से भी कम समय में हो जाएगा। सबका पेट भी भर जाएगा और हम जल्दी फ्री भी हो जाएँगे। और फिर अपने फ्री टाइम में हम चाहे टीवी देखें या अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएँ। इस बात से फिर किसी को क्या ही तकलीफ हो सकती है? हुँ, आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन माँ जी हमारे इस आइडिया को चलने दें तब तो। हुँ, भाभी आप बस डरते रहिए, मैं तो बस अब यही तरीका अपनाने वाली हूँ। ठीक है, बनाओ तुम, लेकिन जब माँ जी पूछेंगी तो उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी अकेले की होगी। अगले दिन शाम के समय, सिया बहू, खाना बन गया क्या? सबके आने का समय हो गया है, टेबल पर खाना लगा दो। जी मम्मी जी खाना बन गया है, आप लोग बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। सिया सबको खाना परोसती है। सासू माँ देखती हैं कि सिया ने तो डिनर में सिर्फ दाल रोटी बनाई है। अरे बहू, आज बस दाल रोटी हैं? वो ना मम्मी जी, दाल रोटी इसलिए बनाई है क्योंकि दाल में ना बहुत ज़्यादा पोषण होता है। इसके अंदर विटामिन, फाइबर, प्रोटीन सब कुछ ना कूट-कूट कर भरा होता है और अगर इंसान स्वस्थ रहना चाहता हो ना तो उसे दाल खानी ही चाहिए। और आपको तो पता है ना मम्मी जी, घर में सबकी सेहत का मुझे कितना ख़्याल रहता है। बस इसीलिए आज मैंने सबके लिए गरमा-गरम तड़का मारकर दाल बनाई है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अब तू ना मस्का मारना बंद कर। चल खाना परोस दे सबको। हैं? माँ जी ने तो सिया को कुछ भी नहीं कहा और सबने चुपचाप दाल खा भी ली। बहुत बढ़िया, अब तो कल से मैं भी ऐसा ही करूँगी। अगले दिन सुबह, जब प्रिया खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, तो वो हींग और जीरे में तड़का डालकर खिचड़ी बनाकर खिचड़ी के साथ सलाद, रायता और अचार सजाकर टेबल पर रख देती है। अरे ये दोनों कौन सा जुगाड़ लगा रही हो दोनों की दोनों? रात को इस सिया ने दाल बना दी और अब तूने यहाँ खिचड़ी ला कर रख दी। अरे ये पोर्शन और सेहत का भाषण तू भी सुनाना शुरू मत कर दियो। वो मैंने रात को ही तेरी देवरानी के मुंह से अच्छे से सुन लिया था। सच सच बता ये खिचड़ी किस खुशी में बनाई है? मम्मी जी सीधी सीधी बात सुननी है ना आपने तो सुनिए। मैं दिन रात रसोई में खाना बनाते बनाते परेशान हो गई हूँ और रोज रोज खाने में भरवा भिंडी, शाही पकौड़ा और कढ़ी बनेगी। ऐसा तो किसी ससुराल में नहीं होता। अरे आपके घर में बहू आई है, कोई होटल का शेफ हायर नहीं किया आपने, जो आप लोगों की फरमाइश खत्म ही नहीं होती। पेट तो दाल खिचड़ी से भी भर सकता है ना, उसमें दिक्कत क्या है? और ठीक ही तो कहा छोटी ने, दाल खिचड़ी खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तेल मसाले और तला खाना खाकर सबकी तोंद निकल आई है घर में और जो पका पकाया मिल रहा है ना चुपचाप सब लोग खाते रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ से ये भी चला जाए। अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलकर प्रिया वहां से चली जाती है। अजी देखा, देखा तुम दोनों ने कैसे ये बड़ी बहू मेरे आगे 10 गज की जुबान चलाकर चली गई है। अरे शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर, इन्हें तो मैं बताती हूँ। अरे रहने दो माँ, क्यों पका पकाया भोजन और बची कुची इज्जत दांव पे लगाने को तुली हो। और तुमने भाभी के तेवर नहीं देखे क्या? उन्हें तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आने वाली। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप चुपचाप यहाँ बैठकर जो मिल रहा है उसे खा लो। अगर ऐसे सामने से जाकर आक्रमण करोगी तो ऐसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। बात तो तेरी ठीक है बेटा, इन दोनों की अकल को ठिकाने लाने के लिए सामने से वार काम नहीं आएगा। इन्हें तो मैं कूटनीति से सीधा करूंगी। उस समय तो सास उर्मिला चुप करके खिचड़ी खा लेती है, लेकिन अब उसने भी ठान लिया था कि वो दोनों बहुओं की अकल ठिकाने लगा कर ही रहेगी। इधर दोनों बहुएं बड़े आराम से सुबह और दोपहर में दाल चावल और खिचड़ी बनाती रहती, जिनसे उनकी खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक की सारी जिम्मेदारी टल जाती। दोनों देवरानी जेठानी अपनी जीत पर फूले नहीं समा रही थी। दिन में बचने वाले खाली समय में दोनों बड़े आराम से बिग बॉस देखती, जिसकी आवाज सुनकर सास उर्मिला का खून खौलने लगता। बेटा तुम दोनों को पता नहीं है कि तुमने पंगा किससे लिया है।
अरे बेटा भूलो मत कि सास भी कभी बहू थी। ये राजनीति का खेल जो तुम दोनों खेल रही हो ना, मैं उसकी बहुत पक्की खिलाड़ी हूँ। मैंने भी तुम दोनों की राजनीति तुम दोनों के ऊपर भारी ना पड़वा दी, तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं है। अगले दिन, सिया, अब तो मैं देख रही हूँ कि घर में सिर्फ दाल खिचड़ी बन रही है, फिर भी दोनों का मनमुटाव चल रहा है। क्या बात है बेटा? अरे मम्मी जी, आपको पता नहीं है, ये प्रिया भाभी ना बहुत चालाक बनती है। जब से दाल या खिचड़ी बनाने लगी है ना, ये तो किसी काम में हाथ ही नहीं लगाना चाहती। बस जेठानी होने का रोब झाड़ती रहती है मुझ पर। अब मैं खाना भी बनाऊं और बर्तन भी साफ करूं, ये तो गलत बात है ना मम्मी जी? अरे रे रे रे, बहुत गलत बात है बेटा। तू चिंता मत कर, तेरी सास अभी जिंदा है। तू ना मुझे गलत समझती होगी, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। देख, मैंने ना एक उपाय सोचा है। मैं तुम दोनों के बीच काम का बंटवारा कर देती हूँ, ताकि झगड़े की गुंजाइश ही ना रहे। जी माँ जी, ये ठीक रहेगा। मैं अभी भाभी को बुलाकर लाती हूँ प्रिया के आने के बाद। देख प्रिया, मैंने ना नियम बनाया है कि एक दिन खाना सिया बनाएगी और तू पूरा दिन बर्तन धोएगी, और अगले दिन तू खाना बनाएगी और ये सारे बर्तन करेगी। बोलो मंजूर? हाँ हाँ माँ जी, मुझे मंजूर है। ये हुई ना बराबरी वाली बात। अगले दिन जब सिया के खाना बनाने के वक्त प्रिया बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती है, तो बर्तनों का पहाड़ देखकर उसका दिमाग ही घूम जाता है। ये खाने में तो सिर्फ खिचड़ी बनी थी, इतने सारे बर्तन कहाँ से आ गए? अच्छा जी, सबको खिचड़ी खिलाने के बाद चुपके चुपके खुद के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। अगले दिन प्रिया का खाना बनाने का टर्न था। जैसे ही वो खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, उसकी सास उर्मिला भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ जाती है। अरे बहू, क्या बनाएगी आज? दाल चावल बना रही हूँ मम्मी जी। हाँ हाँ, बना ले बेटा। मैं तो जानती हूँ तो शुरू से ही दिल की सीधी और साफ है, जल्दी बातों का मन से नहीं लगाती। मतलब, आप कहना क्या जा रही हैं मम्मी जी? अरे बेटा, बस तो थोड़ी सीधी है ना, इसलिए बता रही हूँ। कल जब सिया ने देखा कि खिचड़ी बनाने के बाद धोने के लिए बर्तन ही नहीं है, तो उसने जानबूझकर सबको हलवा बनाकर खिलाया, ताकि तेरे धोने के लिए बर्तन इकट्ठे कर सके। वरना वो और बिना कुछ कहे बना ले, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन मुझे पता है, तू इतनी सीधी है कि बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। तू दाल चावल ही बनाएगी, और वो आराम से आएगी और 5 मिनट में बर्तन धोकर चलती बनेगी। नहीं नहीं, मैं अभी इतनी सीधी नहीं हूँ मम्मी जी। जैसे के साथ तैसा होना ही ठीक है। मुझसे ढेर सारे बर्तन धुलवाए थे ना, तो मैं कौन सा इसे सस्ते में बख्शने वाली हूँ। मैंने भी उतने ही बर्तन ना धुलवा लिए तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। माँ जी, आप ही बताओ, आज आप क्या खाएंगी? मैं आपको वही बनाकर खिलाऊंगी। और माँ जी, ऐसी डिश बताना जिसमें ढेर सारे बर्तन झूठे होते हैं। अच्छा, तू इतना कह रही है तो आज इडली सांबार बना ले। इतने बर्तन झूठे होंगे कि शाम तक बर्तन ही धोती रहेगी। ठीक है मम्मी जी, आप आराम से बैठ जाओ, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अपनी चाल को सफल होता देखकर उर्मिला बहुत खुश होती है। अगले दिन जब सिया सुबह खाना बनाने के लिए रसोई में आई, देख सिया, तू छोटी है ना, बस इसी बात का फायदा उठाती है प्रिया। वैसे तो देख ले, रोज दाल खिचड़ी और पोहे बना रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने तुम दोनों का काम बांटा, उसने जानबूझकर इडली सांबार बनाया, ताकि तुझे ढेर सारे बर्तन धोने पड़े। अरे तेरी खुशी से जलती है वो, तुझे सुकून से बैठे हुए देख नहीं सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी, मैं भी तो वही सोच रही थी कि भाभी खुद तो मुझे दाल और खिचड़ी बनाने के लिए कह रही थी, फिर उन्हें क्या सूझी, आज इडली सांभर बना लिया। तो ये बात है, मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए उन्होंने इडली सांभर बनाया था। ठीक है, मैं भी उनको मजा चखा कर ही रहूंगी। मैं भी आज खिचड़ी ही बनाने वाली हूँ। मैं आज लंच में दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनाऊंगी, तब आएगा मजा। साथ में 2 कुकर और कढ़ाई धोएंगी ना, तो मजा आ जाएगा उन्हें। एक दूसरे को परेशान करने के लिए रिया और सिया ऐसे ही रोज नई नई डिशेस बनाकर सासू माँ को खिलाती, और मन ही मन में खुश होती कि उन्होंने अपनी देवरानी या जेठानी को रसोई की राजनीति में हरा दिया। लेकिन असल में इस राजनीति का मास्टरमाइंड कौन था? ये तो आप जानते ही हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपना नारा फूट डालो और राज करो पीछे छोड़ गए। बस उर्मिला ने भी वही कूटनीति अपनाई थी, जिससे उसने दोनों बहुओं के बीच में फूट डाल दी और आराम से राज कर रही थी।